भारतीय संविधान, एक किताब जिसने एक राष्ट्र को जन्म दिया। पर क्या होता है जब समय बदलता है और उस किताब को भी बदलने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल। आज हम उन गेम चेंजिंग बदलावों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने भारत की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। ये सिर्फ कानून नहीं है, बल्कि हमारे देश की कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान के संशोधन। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि ये संशोधन क्या थे, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये क्यों हुए, किन परिस्थितियों में हुए और आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए इनका क्या महत्व है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संविधान संशोधन आखिर है क्या। देखिए, इसे एक स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह समझिए। अच्छा। जैसे फोन को नए फीचर्स और सुरक्षा के लिए अपडेट चाहिए, वैसे ही देश को बदलती जरूरतों के हिसाब से ढालने के लिए संविधान में अपडेट की जरूरत होती है। और ये शक्ति संसद को मिलती है। जी हाँ, ये शक्ति संसद को अनुच्छेद 368 और भाग 20 के तहत मिलती है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। ये तो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करने से पहले संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि इस जीवंत दस्तावेज में बदलाव करने की प्रक्रिया आखिर है क्या। बिल्कुल, ये शक्ति हमें संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 से मिलती है। आर्टिकल 368। जी, और इसकी प्रेरणा हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। कोई भी संशोधन प्रस्ताव केवल संसद में ही पेश किया जा सकता है, राज्य विधानसभाओं में नहीं। और इसे पास करने के भी 3 अलग-अलग तरीके हैं ना। हाँ। कुछ बदलाव तो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, पर कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, मतलब 2/3 सदस्यों की मौजूदगी और वोटिंग। और सबसे सख्त प्रक्रिया है विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति। अच्छा, ये संघीय ढांचे से जुड़े मामलों के लिए होगा? बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, 24वें संशोधन यानी 1971 के बाद राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है। वो उसे लौटा नहीं सकते। लेकिन संसद की इस शक्ति पर एक बहुत बड़ी सीमा भी है, जो 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले से आई। हाँ, मूल ढांचा का सिद्धांत। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, यानी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये थी संशोधन प्रक्रिया की एक झलक। हाँ, लेकिन अगर कोई इस प्रक्रिया को और विस्तार से समझना चाहता है तो मेरे चैनल पर इसका एक विस्तृत वीडियो पहले से उपलब्ध है। मैं उसका लिंक कमेंट में भी पिन कर दूंगी। तो चलिए अब उन ऐतिहासिक संशोधनों का सफर शुरू करते हैं। आजादी के तुरंत बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का अंत। लेकिन संपत्ति का अधिकार इसमें एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन बन रहा था। यहीं पर पहला संशोधन आता है 1951 में। इसमें 3 बड़े बदलाव हुए। पहला, अनुच्छेद 19 1 और ए, यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर लोक व्यवस्था और विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध जैसे तार्किक प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन असली गेम चेंजर तो कुछ और था। हाँ, सबसे क्रांतिकारी कदम था संविधान में 9वीं अनुसूची का जोड़ा जाना। ये एक तरह की आप कह सकते हैं सुरक्षा ढाल थी। सुरक्षा ढाल मतलब ये कि इसमें डाले गए भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो इसका आज क्या प्रभाव है? क्या 9वीं अनुसूची आज भी अदालतों की पहुंच से पूरी तरह बाहर है? पूरी तरह से नहीं। 2007 के IR कोहलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कोई भी कानून अगर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अच्छा, तो एक सीमा तय कर दी गई। अब आते हैं दूसरे संशोधन पर। इसका संबंध 1951 की पहली जनगणना से है। जी, जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों के प्रतिनिधित्व को फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हुई। तो इसमें क्या बदलाव हुआ? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पहले एक नियम था कि लोकसभा का एक सदस्य 7.5 लाख से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अच्छा। इस संशोधन ने उस ऊपरी सीमा को हटा दिया ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में सीटों का सही बंटवारा हो सके। तो इसका मतलब ये है कि आज जो हम परिसीमन आयोग यानी डेलिमिटेशन कमीशन देखते हैं, उसकी नींव इसी संशोधन ने रखी थी। बिल्कुल, इसने भारत में परिसीमन की प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से मजबूत किया। ठीक है। अब तीसरा संशोधन 1954, ये
देश में खाद्यान्न की कमी की पृष्ठभूमि में हुआ था, है ना? सही कहा। केंद्र सरकार को जरूरी चीजों के उत्पादन और वितरण पर ज्यादा नियंत्रण चाहिए था। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें बदलाव किया गया। अच्छा। संसद को खाद्यान्न, पशुओं का चारा, कच्चा कपास और जूट जैसी जरूरी चीजों के व्यापार और आपूर्ति पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज की जो राशन प्रणाली है, पीडीएस और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जैसी व्यवस्थाओं की संवैधानिक शक्ति यहीं से आती है? जी हाँ, आज का आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसी संशोधन पर टिके हैं। समझ गया। इसके बाद संपत्ति का अधिकार एक बार फिर से चर्चा में आया। हाँ, चौथे संशोधन में सरकार जब कल्याणकारी योजनाओं के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती थी तो मुआवजे की रकम को लेकर मामला अदालत में फंस जाता था। फिर से वही समस्या। बिल्कुल। तो इस संशोधन ने 2 चीजें स्पष्ट की। पहला, अनुच्छेद 31 में बदलाव करके ये तय किया गया कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा पर अदालत सवाल नहीं उठा सकती। और दूसरा, अनुच्छेद 31A के तहत सरकार को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने की पूरी शक्ति दी गई। इसका मतलब है कि आज जो बड़े हाईवे या मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण होता है, उसकी कानूनी प्रक्रिया की जड़ें इसी संशोधन से जुड़ी हैं। सही पकड़ा आपने। अब बात करते हैं 5वें संशोधन की, जो 1955 में हुआ। ये राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया से जुड़ा है। जी। जब केंद्र किसी राज्य की सीमा या नाम बदलना चाहता था तो उसे उस राज्य की राय लेनी पड़ती थी। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत? राज्य राय देने में बहुत देरी करते थे, जिससे प्रक्रिया रुक जाती थी। अच्छा, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए ये संशोधन लाया गया। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 3 में एक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। अब राष्ट्रपति राज्यों को अपनी राय देने के लिए एक समय सीमा, एक टाइम लिमिट दे सकते थे। और अगर राज्य उस समय में जवाब नहीं देता तो भी बिल संसद में आगे बढ़ सकता था। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि हाल ही में बने तेलंगाना जैसे राज्यों के गठन की प्रक्रिया इसी शक्ति के कारण सुचारू रूप से आगे बढ़ पाती है। निश्चित रूप से। अगला संशोधन टैक्स से जुड़ा था। छठा संशोधन 1956, खासकर एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले व्यापार पर लगने वाले टैक्स, मतलब इंटरस्टेट ट्रेड से। जी, इसे लेकर केंद्र और राज्यों में शक्तियों का टकराव था। तो इसे कैसे सुलझाया गया? यहाँ 7वीं अनुसूची की संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में एक नई प्रविष्टि 92A जोड़ी गई। अच्छा। इससे केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय व्यापार पर टैक्स लगाने का विशेष अधिकार मिल गया। और अनुच्छेद 269 और 286 में भी इसी के अनुरूप बदलाव किए गए। तो अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो क्या ये जीएसटी की नींव का पत्थर था? कह सकते हैं। आज जो हम इंटरस्टेट जीएसटी यानी आईजीएसटी देखते हैं, उसकी कानूनी और संवैधानिक शुरुआत आप इसी छठे संशोधन में देख सकती हैं। और अब आता है वो संशोधन जिसे कई विशेषज्ञ संविधान का पुनर्जन्म भी कहते हैं, 7वां संशोधन। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आजादी के समय भारत A, B, C, D जैसी 4 श्रेणियों के राज्यों में बटा था, जो बहुत ही जटिल व्यवस्था थी। हाँ, ये तो थी। साथ ही भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग जोर पकड़ रही थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए ये ऐतिहासिक संशोधन किया गया। और इससे क्या क्या बदला? इसके तहत पुरानी 4 श्रेणियों को खत्म करके भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। इसके अलावा भी कुछ बड़े बदलाव हुए थे, जहां तक मुझे याद है। जी हाँ, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय मतलब कॉमन हाईकोर्ट की व्यवस्था की गई। और राज्यपाल के बारे में भी कुछ था। हाँ, एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान भी इसी संशोधन से आया। चलिए, अब 8वें संशोधन की बात करते हैं, 1960 की। संविधान बनाते समय SC, ST और एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए रखा गया था। 1960 में यह अवधि समाप्त हो रही थी। बिल्कुल, और सरकार का मानना था कि आरक्षण की जरूरत अभी भी बनी हुई है। तो उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया। जी, अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभाओं में इन समुदायों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 और साल यानी 1970 तक के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि इसी संशोधन ने भारत की राजनीति में आरक्षण के विस्तार मतलब एक्सटेंशन के सिलसिले की शुरुआत की। सही कहा आपने। अब 9वां संशोधन, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते और सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से जुड़ा है।
नेहरू नून समझौते के तहत भारत को पश्चिम बंगाल का बैरूबारी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना था। हाँ, और जब इस पर विवाद हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने बेरूबारी केस में फैसला दिया कि सरकार सिर्फ एक साधारण कानून बनाकर भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। अच्छा, तो फिर क्या करना था? कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना अनिवार्य है। तो क्या इस फैसले का पालन करने के लिए ही ये संशोधन किया गया? बिल्कुल, संविधान की पहली अनुसूची में बदलाव करके बेरूबारी क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान को सौंपा गया। इसने ये स्थापित कर दिया कि भारत की संप्रभुता से जुड़ा कोई भी फैसला सिर्फ संविधान संशोधन से ही लिया जा सकता है। और अब बात करते हैं 10वां संशोधन 1961। इसका संबंध भी भारत के एकीकरण से है। दादरा और नगर हवेली के लोगों ने खुद को पुर्तगाली शासन से आजाद करा लिया था और वे भारत में शामिल होना चाहते थे। तो इस संशोधन से उन्हें औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया? जी, इस संशोधन के माध्यम से दादरा और नगर हवेली को औपचारिक रूप से भारत का केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। साथ ही अनुच्छेद 240 में बदलाव कर राष्ट्रपति को वहां के प्रशासन के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। 11वां संशोधन 1961 ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा था। तो पहले की प्रक्रिया में ऐसी क्या खामी थी जिसे बदलने की जरूरत पड़ गई? पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक मतलब जॉइंट सिटिंग में होता था। ये एक बोझिल और काफी समय लेने वाली प्रक्रिया थी। 11वें संशोधन ने इसे सरल बनाया और संयुक्त बैठक की जगह एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जैसा आज होता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई थी। हाँ, कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में कुछ सीटें खाली थी। ये क्यों जरूरी था? ये एक तरह से सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ करना था। सोचिए, अगर किसी राज्य में विधानसभा भंग हो या कुछ सांसदों की सीटें खाली हों और उसी समय राष्ट्रपति चुनाव करवाना जरूरी हो जाए, सही, तो क्या चुनाव रोक दिया जाएगा या चुनाव के बाद कोई उसे अदालत में चुनौती दे देगा? इस संशोधन ने ऐसी किसी भी राजनीतिक या कानूनी तिकड़म की संभावना को खत्म कर दिया और सुनिश्चित किया कि देश के सर्वोच्च पदों का चुनाव बिना किसी बाधा के हो सके। हाँ, ये राजनीतिक स्थिरता के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। 12वां संशोधन 1962। 12वें संशोधन ने गोवा, दमन और दीव को भारत की पहली अनुसूची में शामिल किया। मतलब वे आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गए। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। इसके बिना वो एक अनिश्चित स्थिति में रहते। बिल्कुल। अच्छा, तो ये प्रशासनिक और कानूनी रूप से उस क्षेत्र को भारत में मिलाने की प्रक्रिया थी। तो एक तरफ भारत की पश्चिमी सीमा पर पुर्तगाली नक्शा मिट रहा था, वहीं उत्तर पूर्व में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। हाँ, और यहीं से कहानी जुड़ती है 13वें संशोधन की, नागालैंड से। और ये गोवा से तो बिल्कुल अलग मामला था। हाँ, बहुत अलग। यहाँ मुद्दा किसी बाहरी शक्ति से क्षेत्र लेने का नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों की एक अनूठी पहचान और उनकी आकांक्षाओं को संवैधानिक मान्यता देने का था। तो ये नागा पीपल्स कन्वेंशन और भारत सरकार के बीच बातचीत का नतीजा था। सही कहा। एक लंबी बातचीत के बाद 1962 में ये 13वां संशोधन हुआ। इसने नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, लेकिन इसका जो सबसे क्रांतिकारी पहलू था वो था अनुच्छेद 371A का जोड़ा जाना। अनुच्छेद 371A ये अक्सर चर्चा में रहता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? ये नागालैंड को क्या विशेष अधिकार देता है? इसे आप भारत के संघीय ढांचे का लचीलापन कह सकती हैं। अनुच्छेद 371 कहता है कि नागा लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों, उनके पारंपरिक कानूनों और भूमि से जुड़े मामलों पर संसद का बनाया कोई भी कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा उसे स्वीकार न कर ले। यानी उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक स्वायत्तता की एक संवैधानिक गारंटी। बिल्कुल। दिलचस्प है, एक ही देश में अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग कानूनी व्यवस्था। अच्छा, इसी साल 1962 में एक और क्षेत्र भारत से जुड़ा, पुदुचेरी, 14वां संशोधन। हाँ, ये फ्रांस से एक शांतिपूर्ण हस्तांतरण था। तो क्या ये गोवा वाले संशोधन जैसा ही था? प्रक्रिया थोड़ी अलग थी, पर मकसद वही था, एकीकरण। इस संशोधन ने 2 बड़े काम किए। पॉइंट ए,
फ्रांस की इन बस्तियों पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम को मिलाकर पुदुचेरी नाम से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और पॉइंट बी? दूसरा काम शायद इससे भी ज्यादा दूरगामी था। एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 239 ए। 239 ए। हाँ, इसने संसद को यह अधिकार दिया कि वो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा और पुदुचेरी में, अपनी विधानसभा और मंत्री परिषद बना सके। अच्छा, तो आज जो हम पुदुचेरी में एक चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री देखते हैं, उसकी संवैधानिक नींव इसी 14वें संशोधन ने रखी थी। एग्जैक्टली। अब आते हैं न्यायपालिका पर। 15वां संशोधन 1963, इसमें हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। इसका कोई खास कारण? इसका मुख्य कारण था अनुभवी न्यायाधीशों को सिस्टम में बनाए रखना। उस दौर में न्यायपालिका पर काम का बोझ बढ़ रहा था और अनुभवी जजों का जल्दी रिटायर होना एक तरह से संस्थागत ज्ञान का नुकसान था। और शायद जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही थी। बिल्कुल। तो ये एक तार्किक कदम था कि उनकी सेवा का लाभ देश को 2 और साल तक मिले। इसी संशोधन ने हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार को भी बढ़ाया था। ये आम आदमी के लिए कैसे फायदेमंद साबित हुआ? ये न्याय को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाने जैसा था। एक उदाहरण से समझिए। बताइए। पहले अगर उत्तर भारत में बैठे किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार के दिल्ली में स्थित किसी मंत्रालय से कोई समस्या है, तो उसे रिट याचिका दायर करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ही जाना पड़ता था, जो काफी मुश्किल रहा होगा। हाँ, इस बदलाव के बाद वो अपने राज्य यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकता था, अगर मामले की वजह यानी कॉज ऑफ एक्शन उसके राज्य में पैदा हुई हो। इससे लोगों का समय, पैसा और ऊर्जा सब बचा। बिल्कुल। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव था। यहीं पर आता है 16वां संशोधन 1963। बिल्कुल। 60 के दशक की शुरुआत में देश के कुछ हिस्सों में अलगाववादी मांगे उठ रही थीं। इसी के जवाब में यह संशोधन लाया गया। इसने सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में कुछ मौलिक अधिकारों पर, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी, इन पर और ज्यादा उचित प्रतिबंध, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की शक्ति दी। क्या इसका मतलब ये था कि सरकार अब किसी भी तरह से इन अधिकारों को सीमित कर सकती थी? नहीं, उचित प्रतिबंध शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिबंध तार्किक और जरूरी होने चाहिए। लेकिन इस संशोधन का एक और बड़ा असर हुआ। वो क्या? मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और यहाँ तक कि जजों द्वारा ली जाने वाली शपथ में ये वाक्य जोड़ा गया कि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। ये एक प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली संदेश था कि देश की एकता सबसे ऊपर है। बिल्कुल। अब एक ऐसे संशोधन की बात करते हैं जो बहुत सूक्ष्म लगता है पर था बहुत महत्वपूर्ण। 18वां संशोधन 1966। पंजाब और हरियाणा के गठन से जुड़ा हुआ। हाँ, जब पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए जा रहे थे, तो चंडीगढ़ को लेकर एक कानूनी सवाल खड़ा हुआ। सवाल ये था कि संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति तो देता है, लेकिन क्या इस शक्ति में केंद्र शासित प्रदेश बनाना भी शामिल है? अच्छा, ये एक अस्पष्टता थी। हाँ, इसी को दूर करने के लिए 18वें संशोधन किया गया और ये साफ कर दिया गया कि संसद की शक्ति में नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को बनाना शामिल है। इसी के बाद चंडीगढ़ को कानूनी रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद 1966 में ही 2 और दिलचस्प संशोधन हुए, 19वां और 20वां। हाँ, 19वें ने चुनाव न्यायाधिकरण यानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को खत्म कर दिया। ये क्यों किया गया? प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए। पहले चुनाव से जुड़े विवादों के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनते थे, जिनमें काफी समय लगता था। तो ये व्यवस्था खत्म करके ये अधिकार सीधे हाई कोर्ट को दे दिया गया। और 20वां संशोधन, उसे तो भूतोलक्षी प्रभाव मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया था। ये मामला क्या था? ये एक बहुत ही अनोखी स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में कुछ जिला जजों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने किसी तकनीकी खामी के कारण अवैध घोषित कर दिया था। ओहो! अब सोचिए, उन जजों ने सालों तक हजारों फैसले सुनाए होंगे। अगर उनकी नियुक्ति ही अवैध है तो उनके सारे फैसले भी अवैध हो जाते। इससे तो पूरी न्याय व्यवस्था में हाहाकार मच जाता। बिल्कुल। इसी संकट से बचने के लिए संसद ने 20वां संशोधन लाकर उन सभी नियुक्तियों को पिछली तारीख से वैध करार दे दिया, ताकि व्यवस्था बनी रहे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से पैदा हुए संकट को टालने के लिए संविधान ही बदल दिया गया, कह सकते हैं। 21वां संशोधन
1967 जो सिंधी भाषा से जुड़ा है, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक जरूरी तथ्य है। हाँ, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाने वाली पहली भाषा थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। देश के बंटवारे के बाद सिंधी भाषी आबादी भारत में आ गई थी, लेकिन उनकी भाषा को आधिकारिक मान्यता नहीं मिली थी। उनकी लंबी मांग के बाद 21वें संशोधन के जरिए सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब हम उस कहानी के सबसे दिलचस्प और विवादास्पद हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, विधायिका और न्यायपालिका के बीच टकराव। और इसकी शुरुआत भूमि सुधारों से होती है। 17वां संशोधन 1964। सही। सरकार सामाजिक न्याय के लिए भूमि सुधार कानून ला रही थी, लेकिन जमींदार लोग संपत्ति के अधिकार का हवाला देकर, जो तब एक मौलिक अधिकार था, हाँ, उसका हवाला देकर उन कानूनों को अदालतों में चुनौती दे रहे थे। इससे बचने के लिए सरकार ने 17वें संशोधन के जरिए 44 और भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में डाल दिया। नवी अनुसूची यानी वो संवैधानिक तिजोरी जिसमें रखे कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। बिल्कुल, लेकिन इसमें आम किसान के लिए एक सुरक्षा कवच भी था। वो क्या? संशोधन में ये भी जोड़ा गया कि अगर सरकार किसी व्यक्ति की उस जमीन का अधिग्रहण करती है जिस पर वो खुद खेती करता है और जो कानूनी सीमा यानी सीलिंग लिमिट के अंदर है, तो सरकार को उसे बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा देना ही होगा। ये सामाजिक लक्ष्य और व्यक्तिगत अधिकार के बीच संतुलन साधने की एक कोशिश थी। पर ये संतुलन ज्यादा दिन टिका नहीं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट का गोलकनाथ केस में एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती। और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ। बिल्कुल। उस फैसले से तत्कालीन सरकार को लगा कि उसके समाजवादी एजेंडे के रास्ते में न्यायपालिका एक रोड़ा बन गई है। उसी शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार 1971 में 24वां संशोधन लेकर आई। ये एक तरह से संसद की सर्वोच्चता की घोषणा थी। हाँ। असीमित शक्ति, ये तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक विकार जैसा लगता है। इस संशोधन में ऐसा क्या था? इसने 2 काम किए। पहला, इसने अनुच्छेद 13 और 368 में बदलाव करके ये साफ लिख दिया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। और दूसरा, इसने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। मतलब राष्ट्रपति अब उसे न तो रोक सकते थे, न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते थे। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके तुरंत बाद आया 25वां संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार पर और बड़ा हमला किया। हाँ, ये 24वें का ही अगला तार्किक कदम था। इसमें एक बहुत चालाकी से शब्दों का खेल किया गया। संपत्ति के अधिग्रहण के बदले मिलने वाले मुआवजे यानी कॉम्पेंसेशन शब्द को हटाकर राशि, अमाउंट शब्द डाल दिया गया। एक मिनट, सिर्फ एक शब्द बदलने से क्या फर्क पड़ा? जमीन आसमान का। मुआवजा शब्द का अर्थ है कि वो न्याय संगत और बाजार मूल्य के बराबर होना चाहिए, जिसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अच्छा। लेकिन राशि का मतलब है कोई भी रकम जो सरकार तय कर दे। इसका मकसद था कि सरकार द्वारा तय की गई राशि को अदालत में इस आधार पर चुनौती न दी जा सके कि वो अपर्याप्त है। मतलब इसने एक तरह से अदालत का रास्ता ही बंद कर दिया। बिल्कुल। और इसी संशोधन में अनुच्छेद 31C भी जोड़ा गया, जो और भी विवादास्पद था। 31C? अनुच्छेद 31C ने तो मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक तरह से विस्फोट कर दिया। उसने कहा कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, खासकर अनुच्छेद 39B और 39C, हाँ, जो संसाधनों के समान वितरण की बात करते हैं, तो उसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसने पहली बार नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दे दी। एग्जैक्टली। इसी दौर में 1971 में एक और बड़ा सामाजिक बदलाव हुआ, 26वां संशोधन, जिसने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। ये उसी समाजवादी और समतावादी लहर का हिस्सा था। आजादी के समय रियासतों के विलय के बदले उनके शासकों को सालाना पेंशन मतलब प्रिवी पर्स और कुछ विशेषाधिकार देने का वादा किया गया था। 26वां संशोधन ने उन सभी पेंशन्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। हाँ, और महाराजा, नवाब जैसी उपाधियों को भी अमान्य कर दिया, जो समानता के सिद्धांत की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस पूरी खींचतान के बीच कुछ और जरूरी प्रशासनिक संशोधन भी हुए, जैसे 28वां संशोधन, ICS अधिकारियों के विशेषाधिकार खत्म करने वाला। हाँ, ब्रिटिश काल से चले आ रहे इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को कुछ विशेष सेवा शर्तें मिली हुई थीं,
जो आजादी के बाद बने आईएएस अधिकारियों के पास नहीं थी। तो 28वें संशोधन ने 1972 के संशोधन ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह इन विशेष अधिकारों को खत्म कर सके ताकि प्रशासन में एक रूपता आए। और अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, एक छोटा सा दिखने वाला संशोधन जिसने भारतीय संविधान की व्याख्या को हमेशा के लिए बदल दिया। 29वां संशोधन 1972। ये वाकई में एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका था। बज़ाहिर यह एक साधारण संशोधन था जिसने केरल के 2 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया ताकि उन्हें अदालत में चुनौती न दी जा सके। तो फिर इसमें इतना असाधारण क्या था? असाधारण ये था कि इसी 29वें संशोधन को केरल के एक मठ के प्रमुख केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ओहो। और इसी केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अब तक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया। यानी संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा को नहीं बदल सकती। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि 24वां संशोधन ने जो असीमित शक्ति संसद को दी थी, उस पर मूल ढांचे ने एक लगाम लगा दी। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। एक छोटे से संशोधन पर हुई बहस ने भारतीय लोकतंत्र को बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार गढ़ दिया। और अंत में इस दौर का 30वां संशोधन 1972, जिसने न्याय को और सुलभ बनाया। हाँ, इसे ऐसे समझिए, पहले सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मामलों मतलब सिविल केसेस की अपील का दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलता था जिनकी जेब में 20,000 रुपए से ज्यादा की चाबी हो। मतलब विवाद की रकम 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए थी। सही। इस संशोधन ने वो आर्थिक ताला ही तोड़ दिया। अब अपील का आधार पैसा नहीं, बल्कि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बन गया। मतलब अगर आपके केस में कानून की व्याख्या का कोई गंभीर सवाल है, तो दरवाजा आपके लिए खुला है, चाहे मामला 20 रुपए का ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। और यहीं से जरूरत महसूस हुई 31वें संशोधन की, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है सही प्रतिनिधित्व। एग्जैक्टली। तो बढ़ती आबादी के साथ जरूरी था कि लोकसभा में सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाए। तो क्या बदलाव किया गया इसमें? 31वें संशोधन ने लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। अच्छा, तो ये 545 का जो आंकड़ा हम आज तक सुनते हैं वो यहीं से आया? हाँ, हालांकि अभी 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, पर आधार यही संशोधन है। एक और बदलाव था इसमें, केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर। हाँ, उनका प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। तो एक तरफ जहां पूरे देश का प्रतिनिधित्व बदला जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में एक पुराना विवाद सुलग रहा था। मुल्की नियमों का विवाद। ये नियम थे क्या असल में? मुल्की नियम का मतलब था स्थानीय लोगों के नियम। ये बहुत पुराने नियम थे जिनका मकसद था कि तेलंगाना क्षेत्र की सरकारी नौकरियों पर वहीं के स्थानीय लोगों का हक हो। लेकिन इससे जाहिर है आंध्र के दूसरे क्षेत्रों के लोगों में नाराजगी थी। बहुत ज्यादा। राज्य में बहुत तनाव था और इसी विवाद को खत्म करने के लिए 32वां संशोधन लाया गया। और इसने समाधान कैसे निकाला? 371E। 371D और E। हाँ, इसके तहत राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां दी गईं कि वे राज्य के अलग-अलग इलाकों के लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में बराबर अवसर सुनिश्चित कर सकें। ओके, और एक ट्रिब्यूनल की भी बात थी इसमें? बिल्कुल। इन विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने का भी रास्ता साफ किया गया। तो ये दिखाता है कि संविधान कैसे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी संभालता है। सही कहा। और ये राजनीतिक अस्थिरता सिर्फ सड़कों पे नहीं, बल्कि सदनों के अंदर भी दिख रही थी। 33वां संशोधन जो 1974 में आया। हाँ, और ये उस दौर की आया राम गया राम वाली राजनीतिक संस्कृति पर एक सीधी चोट थी। बिल्कुल। उस समय ये बहुत आम हो गया था कि विधायकों पर दबाव डालकर या लालच देकर उनसे इस्तीफा दिलवा दिया जाता था, ताकि सरकारें गिराई या बनाई जा सकें। हाँ, लोकतंत्र का मजाक बन रहा था। तो इस संशोधन ने इस पर रोक कैसे लगाई? इसने एक बहुत जरूरी नियम बनाया। अब सदन का स्पीकर या चेयरमैन किसी सदस्य का इस्तीफा सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर लेंगे कि उनके पास कागज आ गया है। उन्हें पहले जांच करनी होगी। हाँ, उन्हें पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना होगा कि इस्तीफा स्वैच्छिक है, मतलब अपनी मर्जी से दिया गया है, और वास्तविक है, मतलब किसी दबाव में नहीं। छोटा सा बदलाव पर बहुत बड़ा असर। इसने सदन की गरिमा को बचाने का बहुत बड़ा काम किया। अच्छा, इसी दौर में एक और बड़ा मुद्दा चल रहा था,
भूमि सुधार। सरकारें कानून बना रही थीं, पर वो कानून अदालतों में अटक जाते थे। 34वां संशोधन शायद इसी से जुड़ा था। बिल्कुल। और यहाँ हमें संविधान की 9वीं अनुसूची को समझना होगा। वो संवैधानिक कवच, हाँ, एक तरह का संवैधानिक कवच जिसे पहले संशोधन में ही बनाया गया था। ताकि सामाजिक आर्थिक सुधारों को कानूनी लड़ाइयों से बचाया जा सके। एग्जैक्टली। तो जिन कानूनों को इस सूची में डाल दिया जाता है, उन्हें अदालत में चुनौती देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 34वें संशोधन ने क्या किया? इसने इसी कवच का इस्तेमाल करते हुए अलग-अलग राज्यों के 20 और भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में डाल दिया। ताकि भूमिहीनों को जमीन देने का काम बिना रुके आगे बढ़ सके। जी। अब चलते पूर्वोत्तर की तरफ। एक बहुत ही अनोखी कहानी शक्ल ले रही थी, सिक्किम की कहानी। और ये कहानी 2 संशोधनों में पूरी होती है। पहले आया 35वां संशोधन 1974 में। उस समय सिक्किम भारत का एक रक्षित राज्य था, मतलब प्रोटेक्टोरेट। हाँ, यानी भारत उसकी रक्षा और विदेश मामले देखता था, पर वो आंतरिक रूप से आजाद था। लेकिन सिक्किम की जनता भारत के साथ और करीब से जुड़ना चाहती थी। लेकिन उसे सीधे भारत का राज्य नहीं बनाया गया। ये सह राज्य या एसोसिएट स्टेट का आइडिया कहाँ से आया? ये तो भारतीय संविधान में बिल्कुल नया था। यह वाकई एक अनूठा प्रयोग था। भारत सरकार ने सिक्किम की विशेष पहचान को सम्मान देते हुए उसे पूर्ण राज्य बनाने से पहले एक मध्य मार्ग निकाला। सह राज्य का दर्जा। हाँ, और इसके लिए संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें भारत और सिक्किम के जुड़ाव की शर्तें तय की गईं। पर यह अनोखा दर्जा ज्यादा दिन चला नहीं चला, क्योंकि इसके तुरंत बाद सिक्किम में एक जनमत संग्रह हुआ, एक रेफरेंडम। और नतीजा? 97% से ज्यादा जनता ने राजशाही को पूरी तरह खत्म करके भारत में पूर्ण विलय के पक्ष में वोट दिया। कमाल है। जनता के इस फैसले के बाद 1975 में 36th अमेंडमेंट लाया गया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसने सिक्किम को भारत का 22nd पूर्ण राज्य बना दिया। हाँ। सह राज्य का दर्जा और 10वीं अनुसूची खत्म कर दी गई और सिक्किम के लिए नया अनुच्छेद 371F जोड़ा गया। पूर्वोत्तर में एक और राज्य अरुणाचल प्रदेश, जो तब एक केंद्र शासित प्रदेश था, वहां भी बदलाव हो रहे थे। 37th अमेंडमेंट। हाँ, ये एक सीधा और जरूरी कदम था। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए थी, तो 1975 के इस 37वें संशोधन ने वहां एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद के गठन का रास्ता साफ कर दिया। और इसके बाद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय शुरू होता है, आपातकाल। 1975 में लाया गया 38वां संशोधन इसी दौर की उपज है, जो सीधे न्यायपालिका की शक्तियों पर हमला करता है। बिल्कुल। इसका एक ही मकसद था, कार्यपालिका को हर तरह की न्यायिक जांच से ऊपर कर देना। मतलब? इसने साफ साफ कहा कि राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा अंतिम और निर्णायक होगी और देश की कोई भी अदालत इस पर सवाल नहीं उठा सकती। मतलब सरकार जो चाहे फैसला ले, कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति या राज्यपाल जो अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, उन्हें भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। ये तो शक्ति के संतुलन पर सीधा प्रहार था। बहुत बड़ा प्रहार था। इसने कार्यपालिका को लगभग असीमित शक्तियां दे दी। और इसी कड़ी में अगला कदम था 39वां संशोधन। इसकी कहानी तो सीधे तत्कालीन प्रधानमंत्री के एक कोर्ट केस से जुड़ी है। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि बहुत नाटकीय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, जिससे उनकी संसद सदस्यता और प्रधानमंत्री पद दोनों पर खतरा था। बिल्कुल। और इसी अदालती फैसले को बेअसर करने के लिए संसद ने आनन फानन में 39वां संशोधन पारित कर दिया। मतलब कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए आप संविधान ही बदल रहे हैं। इसने किया क्या? इसने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर के चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद को ही अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। तो फिर सुनवाई कौन करता? ये तय किया गया कि ऐसे मामलों की सुनवाई कोई विशेष अथॉरिटी करेगी, जिसे संसद बनाएगी, न कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक और सीधा हमला। हाँ। आपातकाल के दौर में ही 1976 में 40वां संशोधन भी आया। इसका फोकस भारत के समुद्री अधिकारों पर था। जी, इसके 2 मुख्य पहलू थे। पहला, इसने संसद को भारत के समुद्री क्षेत्रों, खासकर अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सीमाओं को तय करने का पूरा अधिकार दिया।
EEZ मतलब 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र। हाँ, जहां देश को समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल का विशेष अधिकार मिलता है। और दूसरा पहलू? दूसरा काम इसने ये किया कि 64 और केंद्रीय और राज्य कानूनों को 9वीं अनुसूची के कवच में डाल दिया। अच्छा, इसी बीच एक प्रशासनिक बदलाव भी हुआ, 41वां संशोधन, जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु से जुड़ा था। हाँ, ये एक सामान्य प्रशासनिक सुधार था। राज्य लोक सेवा आयोग SPC और संयुक्त लोक सेवा आयोग JPC के सदस्यों के अनुभव का ज्यादा लाभ उठाने के लिए उनकी रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। राज्य आयोगों की उम्र 62 कर दी, लेकिन UPSC के सदस्यों की 65 ही रही। इस अंतर का कोई खास कारण? ये एक अच्छा सवाल है। इसके पीछे सोच यह थी कि UPSC एक केंद्रीय संस्था है और उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा व्यापक होती हैं, इसलिए उनकी आयु पहले से ही ज्यादा थी और उसे बनाए रखा गया। और अब हम उस संशोधन पर आते हैं जिसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। 42वां संशोधन 1976। इसे लघु संविधान कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर लगभग 50 से ज्यादा अनुच्छेदों में बदलाव कर दिए। इसका मुख्य उद्देश्य था न्यायपालिका को कमजोर करना और संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना। हाँ, चलिए इसके कुछ सबसे बड़े बदलावों को देखते हैं। सबसे पहले तो इसने संविधान की प्रस्तावना प्रिएम्बल में 3 नए शब्द जोड़े। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल, और इसने नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य भी जोड़े जो मूल संविधान में नहीं थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। हाँ, एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और राष्ट्रपति की शक्तियों पर भी असर पड़ा, बहुत बड़ा। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। पहले जो पुनर्विचार का विकल्प था वो भी खत्म कर दिया गया। और वो बदलाव जो राज्यों की शक्तियों पर हुआ, वो था 5 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डालना। कौन कौन से विषय थे? शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। मतलब अब इन पर केंद्र भी कानून बना सकता था? हाँ, जिससे राज्यों की स्वायत्तता कम हुई और इन सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत बुरी तरह से सीमित कर दिया गया। लेकिन लोकतंत्र में शक्ति का संतुलन खुद को फिर से स्थापित करता है। आपातकाल खत्म हुआ, चुनाव हुए, और जनता पार्टी की नई सरकार का पहला काम था 42वें संशोधन से हुए नुकसान की भरपाई करना। यहीं से 43वें संशोधन की भूमिका शुरू होती है। बिल्कुल, 1977 में आया 43वां संशोधन एक तरह का रेस्टोरेशन एक्ट था। मतलब लोकतंत्र की गाड़ी को वापस पटरी पर लाना। हाँ, इसका एक ही मकसद था, न्यायपालिका की खोई हुई शक्ति को लौटाना। इसने 42वें संशोधन के न्यायिक समीक्षा पर लगाए गए सारे प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया। और इसके बाद आया एक और ऐतिहासिक संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये सिर्फ गलतियों को सुधारने के लिए नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए ऐसे सेफ्टी वॉल बनाने के लिए था ताकि सत्ता का दोबारा ऐसा दुरुपयोग न हो सके। सेफ्टी वॉल शब्द का बहुत सही इस्तेमाल किया आपने। हाँ, ये लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर देखा जाता है। इसका सबसे चर्चित बदलाव था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाना। और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300A के तहत। जी, ताकि लोक हित में भूमि अधिग्रहण आसान हो सके। और आपातकाल के प्रावधानों में तो इसने बहुत बड़े बदलाव किए। हाँ, इसने आपातकाल की घोषणा को बहुत मुश्किल बना दिया। पहला, आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रिबेलियन शब्द लाया गया। तो अब सिर्फ गड़बड़ी के नाम पर इमरजेंसी नहीं लग सकती। नहीं, और दूसरा, ये अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की मौखिक सलाह पर नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और इसने नागरिकों के सबसे बुनियादी अधिकारों को एक ऐसी सुरक्षा दी जो पहले कभी नहीं थी। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 44वें संशोधन ने स्थापित किया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी भी हाल में नहीं छीनी जा सकती। बिल्कुल, और लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल भी वापस 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया।
आपातकाल का दौर बीतने के बाद कुछ और जरूरी बदलाव हुए, जैसे 1980 का 45वां संशोधन। हाँ, ये एक नियमित संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था। लोकसभा और विधानसभाओं में एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान हर 10 साल में समाप्त हो जाता है। तो इस संशोधन ने इसे अगले 10 साल यानी 1990 तक के लिए बढ़ा दिया। जी। अगला 46वां संशोधन 1982 जो टैक्स से जुड़ा था। यह तकनीकी था, लेकिन राज्यों के राजस्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय कुछ व्यापारी बिक्री कर से बचने के लिए किराया खरीद जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस संशोधन ने राज्यों को इस तरह की मान ली गई बिक्री या डीम्ड सेल्स पर भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया। हाँ, जिससे टैक्स चोरी के रास्ते बंद हुए। और 9वीं अनुसूची का इस्तेमाल फिर से हुआ 47वें संशोधन में 1984 में। जी, भूमि सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी। इस संशोधन के जरिए विभिन्न राज्यों के 14 और भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची के कवच में डाल दिया गया। 1984 का साल पंजाब के लिए बहुत मुश्किल था। 48वां संशोधन उसी हालात की देन है। हाँ, उस समय पंजाब उग्रवाद की भयानक आग में जल रहा था। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी था, लेकिन उसे 1 साल से ज्यादा बढ़ाना मुश्किल था, संवैधानिक शर्तों के कारण। हाँ, इसलिए देश की एकता को ध्यान में रखते हुए पंजाब के लिए विशेष प्रावधान करके वहां राष्ट्रपति शासन को 2 साल तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। और पूर्वोत्तर में त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी 49वां संशोधन आया। हाँ, 1984 में ही त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के लिए बनी स्वायत्त जिला परिषद को संवैधानिक मान्यता की जरूरत थी, ताकि वो अपने क्षेत्रों का विकास बेहतर ढंग से कर सकें। बिल्कुल। इस संशोधन ने उस परिषद को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कर लिया, जो पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए एक विशेष व्यवस्था है। 50वां संशोधन ये मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच के नाजुक संतुलन से जुड़ा है। संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों और पुलिस के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। हाँ, पर एक सवाल था कि क्या ये नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो खुफिया एजेंसियों या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं? 50वें संशोधन में इस भ्रम को दूर किया। जी, इसने अनुच्छेद 33 का दायरा बढ़ाकर इन खुफिया और दूरसंचार कर्मियों को भी इसमें शामिल कर लिया। 91वें संशोधन से ये 1984 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तर पूर्वी राज्यों के जो जनजातीय लोग हैं उन्हें एक उचित प्रतिनिधित्व देना। अच्छा, इसके तहत समझिए कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गईं। और विधानसभाओं में भी। हाँ, साथ ही नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में भी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये सामाजिक समावेश की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम था। अब आते हैं एक शायद सबसे महत्वपूर्ण संशोधन पर, जिसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, 52वां संशोधन। उस दौर में आया राम गया राम की राजनीति तो अपने चरम पर थी। चरम पर थी, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक संशोधन नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र को स्थिर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। इसे ही हम दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विधायक और सांसद मतलब निजी लाभ के लिए लगातार पार्टियां बदल रहे थे, जिससे चुनी हुई सरकारें अस्थिर हो रही थीं और राजनीतिक भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था। ये जनादेश का अपमान था। तो इस समस्या को रोकने के लिए संवैधानिक स्तर पर क्या बदलाव किए गए? 2 बड़े बदलाव हुए। पहला, संविधान में एक पूरी की पूरी नई 10वीं अनुसूची मतलब 10th शेड्यूल जोड़ी गई। एक पूरी नई अनुसूची? हाँ, और दूसरा, इसमें बहुत स्पष्ट नियम बनाए गए, जैसे कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। बिल्कुल। या फिर अगर वो पार्टी व्हिप यानी पार्टी के निर्देश के विरुद्ध जाकर सदन में वोट करता है तो भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इसका मकसद राजनीतिक अनुशासन और स्थिरता लाना था। सही कहा। हालांकि इसमें एक अपवाद था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। अच्छा, उसे विभाजन माना जाता था? हाँ, जिसे बाद में और सख्त कर दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव है मिजोरम, 53वां संशोधन। ये मिजोरम शांति समझौते से जुड़ा है ना? हाँ, इस समझौते को कानूनी रूप देने के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 371G जोड़ा गया। इसने मिजोरम को एक विशेष दर्जा दिया और इसे भारत का पूर्ण राज्य बनाया। तो ये दिखाता है कि संविधान कैसे शांति समझौतों को भी अपने में समाहित कर सकता है। बिल्कुल।
इसके बाद 54वां संशोधन, जो न्यायपालिका से जुड़ा है, जजों के वेतन के बारे में। हाँ, सही कहा। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की गई। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि भविष्य में वेतन बदलने का अधिकार संसद को एक साधारण कानून बना कर दे दिया गया। अच्छा, ताकि बार बार संविधान संशोधन की जरूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी आवश्यक है, ताकि योग्य लोग जज बने और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो। अब बात अरुणाचल प्रदेश की, 55वां संशोधन, जिसने इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। वे अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने के साथ साथ एक नया अनुच्छेद 371H भी जोड़ा गया। इसके तहत वहां के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के संबंध में कुछ विशेष शक्तियां दी गईं। जो उस क्षेत्र की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। अगला संशोधन भी एक नए राज्य से जुड़ा है, 56वां संशोधन, और गोवा। ये भी एक ऐतिहासिक संशोधन था। गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। और दमन एवं दीव का क्या हुआ? उसे गोवा से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाए रखा गया और गोवा विधानसभा के लिए न्यूनतम 30 सदस्यों का प्रावधान भी किया गया। 57वां संशोधन फिर से उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रतिनिधित्व से जुड़ा है। हाँ, ये एक तरह से 51वें संशोधन का ही विस्तार था। इस द्वारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को और स्पष्ट किया गया, ताकि उनकी जनसंख्या के अनुपात में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। सही। अब आते हैं 58वें संशोधन पर, जो भाषा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हमारा जो मूल संविधान था वो अंग्रेजी में था। इस संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 394A जोड़ा और राष्ट्रपति को संविधान का एक आधिकारिक हिंदी पाठ, जिसे ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट कहते हैं, प्रकाशित करने का अधिकार दिया। और इससे हिंदी अनुवाद को अंग्रेजी के समान ही कानूनी मान्यता मिल गई। बिल्कुल। इसके बाद का संशोधन 59वां काफी विवादास्पद था। ये पंजाब की तत्कालीन स्थिति से संबंधित था। हाँ, उस समय पंजाब में उग्रवाद के कारण हालात बहुत खराब थे। इस संशोधन ने सरकार को आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर वहां आपातकाल लगाने की अनुमति दी। ये विवादास्पद इसलिए था क्योंकि 44वें संशोधन ने तो इस आधार को हटा दिया था। बिल्कुल, और इसीलिए इसकी बहुत आलोचना हुई। इसे बाद में 63वें संशोधन द्वारा निरस्त भी कर दिया गया। ठीक है, अगला है 60वां संशोधन, एक आर्थिक संशोधन। ये व्यवसाय कर यानी प्रोफेशनल टैक्स से जुड़ा है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक बदलाव था। अनुच्छेद 276(2) में बदलाव करके व्यवसाय कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया। हाँ, 2500 रुपये, ताकि जो स्थानीय निकाय हैं उनकी आय बढ़ सके। और अब हम उस संशोधन पर आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसने तो भारत के लोकतंत्र का चेहरा ही बदल दिया। 61वां संशोधन। ये था मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। एक बहुत बड़ा फैसला। बहुत बड़ा। अनुच्छेद 326 में ये बदलाव करके देश के करोड़ों युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल किया गया। एक ये लोकतंत्र के विस्तार की दिशा में एक कह सकते हैं कि क्रांतिकारी कदम था। इसके बाद है 62वां संशोधन, जो आरक्षण की व्यवस्था से संबंधित है। हाँ, इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की जो अवधि थी उसे और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। हाँ, यानी वर्ष 2000 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और फिर 63वां संशोधन, जैसा कि हमने पहले भी बात की। हाँ, इसने 59वें संशोधन के उन विवादास्पद प्रावधानों को समाप्त कर दिया। इसने पंजाब में आपातकाल लगाने की जो विशेष प्रावधान थे उन्हें निरस्त कर दिया। अब जो अगले कुछ संशोधन है 64th, 67th और 68, ये तीनों भी पंजाब की असाधारण स्थिति से ही जुड़े हैं। हाँ, उस दौर में पंजाब में चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए इन 3 संशोधनों के माध्यम से वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि को क्रमशः 3.5 साल, फिर 4 साल और अंत में अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। ये दिखाता है कि उस समय स्थिति कितनी गंभीर थी। बहुत गंभीर थी। आगे बढ़ते हैं, 65वां संशोधन। ये सामाजिक न्याय से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार है। बिल्कुल है। इसके तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया और SC/ST के लिए जो पहले एक विशेष अधिकारी का पद होता था, उसकी जगह एक शक्तिशाली बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। और ये एक संवैधानिक निकाय था। हाँ, ये सबसे जरूरी बात है। इसने इन समुदायों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया। अगला है 66वां संशोधन, जो भूमि सुधार कानूनों से जुड़ा है।
जी। इसके द्वारा विभिन्न राज्यों के 55 नए भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। हाँ, और भूमि वितरण का काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। 69वां संशोधन, हम्म। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट संशोधन है। ये दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में एक जबरदस्त बदलाव था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी एनसीटी का विशेष दर्जा दिया गया। और यहाँ एक विधानसभा का प्रावधान किया गया। हाँ, एक 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का। इसके लिए संविधान में नया अनुच्छेद 239A जोड़ा गया। लेकिन सारी शक्तियां नहीं दी गईं, है ना? यहीं पर वो पूरा मामला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर जैसे महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के पास ही रखे गए। और यही आज भी दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल। 70वां संशोधन, ये 69वें का ही एक तार्किक विस्तार लगता है। हाँ, कह सकते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभाएं तो बन गई थीं, लेकिन उनके सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। अच्छा। तो इस संशोधन ने अनुच्छेद 54 और 55 में बदलाव करके इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल कर लिया। जिससे राष्ट्रपति का चुनाव और अधिक प्रातिनिधिक हो गया। हाँ, बिल्कुल। 71वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया। अच्छा, इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची, जो हमारी आधिकारिक भाषाओं की सूची है, उसमें 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इस एक कदम से आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या 15 से बढ़कर 18 हो गई। और इसे याद रखने की एक बहुत ही प्रसिद्ध ट्रिक भी है, जो एस्पिरेंट्स के बीच काफी लोकप्रिय है। नमक। हाँ, नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। एक छोटा सा संशोधन, लेकिन सांस्कृतिक पहचान के लिए एक बहुत बड़ा कदम। आपने सही पकड़ा। ये सिर्फ एक सूची में नाम जोड़ना नहीं था, ये उन करोड़ों लोगों की पहचान को संवैधानिक मान्यता देना था। बिल्कुल। इसके बाद चलिए एक ऐसे संशोधन पर चलते हैं जो एक खास राज्य की जरूरत को संबोधित करता है। 72वां संशोधन 1992 और त्रिपुरा। त्रिपुरा के मामले में ऐसी क्या विशेष परिस्थिति थी कि संविधान में संशोधन करना पड़ा? देखिए, त्रिपुरा का जो जनसांख्यिकी का स्वरूप है वो बहुत अनूठा है। अच्छा। वहां अनुसूचित जनजातियों एसटी की एक बड़ी आबादी है। तो यह संशोधन उनकी राजनीतिक आवाज को सुरक्षित रखने के लिए था। तो क्या प्रावधान किया गया? इसके तहत ये तय किया गया कि अगली जनगणना के आधार पर जब सीटों का पुनर्निर्धारण होगा, तब तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान कर दिया जाए। किस चीज के लिए? राज्य विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण का। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना लचीला है। और अब उस संशोधन पर आते हैं जिसने सही मायने में ग्रामीण भारत की तस्वीर ही बदल दी। हम अक्सर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने की बात करते हैं, लेकिन इस संशोधन ने उस सपने को एक संवैधानिक हकीकत में बदला। आप बात कर रही हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 की। जी। जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से शायद इस पूरी सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि आजादी के 45 साल बाद भी गांवों की पंचायतें राज्यों की दया पर निर्भर थीं। उनका कोई संवैधानिक अस्तित्व नहीं था। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं था, ये सत्ता का एक अभूतपूर्व हस्तांतरण था। सत्ता का हस्तांतरण, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। इसका मतलब ये है कि पहली बार दिल्ली या राज्य के राजधानियों के बजाय गांवों के स्तर पर यह तय होने लगा कि एक हैंडपंप कहाँ लगेगा या स्कूल में कौन से सुधार होंगे। बिल्कुल। संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और पूरे देश में एक त्रिस्तरीय ढांचा अनिवार्य किया गया। हाँ, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। और सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक मील का पत्थर था, खासकर महिलाओं के लिए। निस्संदेह है, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित की गईं। इसने तो लाखों महिलाओं को पहली बार घर की दहलीज लांघकर राजनीतिक प्रक्रिया में सीधे शामिल किया होगा। के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित हुआ। पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए तय हुआ और उन्हें काम करने के लिए 29 विषय दिए गए। तो 73वें संशोधन ने ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की। लेकिन यही विकेंद्रीकरण का मॉडल हमारे तेजी से बढ़ते शहरों के लिए भी जरूरी नहीं था। बिल्कुल सही सवाल।
और इसी का जवाब है अगला बड़ा संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992। ये दोनों एक साथ ही आए? हाँ, ये दोनों संशोधन 73वां और 74वां लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जुड़वां मिसालें हैं। इसके जरिए शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और शक्तियां दी गईं। और इसके लिए भी नए भाग और अनुसूची जोड़े गए? जी हाँ, संविधान में नया भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। शहरों में ये ढांचा किस तरह का था? इसमें 3 तरह की संस्थाएं बनाई गईं। नगर पंचायत, जो गांव से शहर में बदल रहे इलाकों के लिए थी, नगर परिषद, छोटे शहरों के लिए, और नगर निगम, बड़े महानगरों के लिए। यहाँ भी महिलाओं के लिए 1/3 और SC/ST के लिए आरक्षण का वही प्रावधान किया गया। और इन्हें 18 विषय दिए गए। हाँ, 12वीं अनुसूची में, जैसे शहरी योजना, सड़कें, जलापूर्ति वगैरह। एस्पिरेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि इन दोनों संशोधनों का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। चलिए, अब जमीनी लोकतंत्र से हटकर एक ऐसी समस्या पर आते हैं जो बहुत से लोगों की जिंदगी से जुड़ी है, मकान मालिक और किराएदार के विवाद। 75वां संशोधन 1994। हाँ, हम सब ने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां एक छोटा सा किराया विवाद पीढ़ियों तक अदालतों में चलता था। अदालतों पर बोझ बहुत ज्यादा था। बिल्कुल, यह संशोधन उसी जमीनी हकीकत का नतीजा था। अनुच्छेद 330B में संशोधन करके राज्यों को ये शक्ति दी गई कि वे इन मामलों के तेजी से निपटारे के लिए अलग से किराया न्यायाधिकरण बना सके। रेंट ट्राइब्यूनल्स। हाँ, रेंट ट्राइब्यूनल्स। अगला संशोधन 76वां संशोधन 1994 आरक्षण की 50% सीमा से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सैनी केस में 50% की सीमा तय की थी। हाँ। लेकिन तमिलनाडु में तो पहले से 69% आरक्षण लागू था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी संवैधानिक चुनौती थी। तो क्या ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने का एक संवैधानिक रास्ता था? उस समय इस पर कितना विवाद हुआ होगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक असाधारण परिस्थिति का एक असाधारण संवैधानिक समाधान था। क्या किया गया? तमिलनाडु के इस 69% आरक्षण वाले कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अच्छा, 9वीं अनुसूची में। हाँ, ये एक तरह की संवैधानिक ढाल है। इसमें शामिल कानूनों को आमतौर पर न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल जाती है। तो ऐसा करके ये सुनिश्चित किया गया कि तमिलनाडु के कानून को अदालत में चुनौती न दी जा सके। बिल्कुल। आरक्षण ने एक और बहस को जन्म दिया। क्या ये सिर्फ भर्ती में होना चाहिए या पदोन्नति में भी? 77वां संशोधन 1995 आता है यहीं पर। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया था। अच्छा, सरकार को लगा कि इससे उच्च पदों पर SC और ST समुदाय का प्रतिनिधित्व लगभग खत्म हो जाएगा। तो इसी स्थिति को बदलने के लिए 77वां संशोधन किया गया। हाँ, और संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया क्लॉज 4A जोड़ा गया, जिसने सरकार को पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति दे दी। सही कहा, SC और ST कर्मचारियों के लिए। 9वीं अनुसूची का जिक्र फिर से आता है 78वें संशोधन 1995 में, लेकिन इस बार भूमि सुधारों के संदर्भ में। हाँ, भूमि सुधार हमेशा से एक संवेदनशील और कानूनी रूप से जटिल विषय रहा है। तो क्या हुआ? इन सुधारों को कानूनी चुनौतियों से बचाने के लिए विभिन्न राज्यों के 27 और भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची की उसी संवैधानिक ढाल के नीचे रख दिया गया। इसके बाद 79वां संशोधन 1999 राजनीतिक आरक्षण की समय सीमा से जुड़ा है। हाँ, ये एक संवैधानिक अनिवार्यता है। मतलब संविधान में SC, ST और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था एक निश्चित समय के लिए की गई थी। तो ये संशोधन बस उस समय सीमा को बढ़ाता है। हाँ, इसने उसे अगले 10 वर्षों यानी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया। अब बात करते हैं पैसे की। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा। 80वां संशोधन 2000 क्या इसी से संबंधित था? हाँ, और ये राज्यों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। जी, इसके तहत यह तय किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल टैक्स का एक निश्चित हिस्सा, जो उस समय 26% तय हुआ था, राज्यों को देना अनिवार्य होगा। इसने राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता को कुछ हद तक कम किया होगा। बिल्कुल। आरक्षण से जुड़ी एक और व्यावहारिक समस्या थी। अगर किसी साल आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, जिन्हें हम बैकलॉग कहते हैं, तो उनका क्या होता है? ये एक बड़ी पहेली थी। हाँ, अगर उन खाली सीटों को अगले साल की भर्तियों में जोड़ा जाता तो कुल आरक्षण 50% की सीमा को पार कर जाता, जो कानूनी रूप से गलत था। बिल्कुल। तो 81वें संशोधन 2000 ने इस पहेली को सुलझाया।
संविधान में अनुच्छेद 16 में एक नया क्लॉज 4B जोड़कर कैरी फॉरवर्ड नियम बनाया गया। तो इस नियम ने क्या बदला? इस नियम ने कहा कि बैकलॉग रिक्तियों को एक अलग वर्ग माना जाएगा और इन पुरानी खाली सीटों को भरते समय 50% की अधिकतम सीमा का नियम लागू नहीं होगा। अच्छा, तो इसने सालों से खाली पड़ी हजारों आरक्षित सीटों को भरने का रास्ता खोल दिया। हाँ, एक बहुत बड़ा व्यावहारिक समाधान था ये। ठीक है, तो प्रमोशन में आरक्षण मिल गया, लेकिन एक सवाल और था, क्या प्रमोशन के लिए होने वाली परीक्षाओं के मानकों में भी कोई रियायत दी जा सकती है? यहाँ 82वां संशोधन 2000 सामने आता है। हाँ, ये 77वें संशोधन का ही एक तार्किक विस्तार था। कैसे? ये महसूस किया गया कि सिर्फ पद आरक्षण काफी नहीं है अगर लोग जरूरी मानकों को पूरा ही न कर पाएं। सही बात है। इसलिए अनुच्छेद 335 में संशोधन करके केंद्र और राज्य सरकारों को ये शक्ति दी गई कि वे SC/ST के लिए पदोन्नति में पासिंग मार्क्स कम कर सकें या मूल्यांकन के मानकों में कुछ ढील दे सकें। बिल्कुल। ये बहुत दिलचस्प है कि हमारा संविधान कितना व्यवहारिक है। इसका एक और उदाहरण 83वां संशोधन है जो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा है। हाँ, 2000 का। एक ऐसा राज्य जहां अनुसूचित जाति है ही नहीं, वहां पंचायतों में उनके लिए आरक्षण कैसे हो? यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है, ये जमीनी हकीकत को पहचानता है। अरुणाचल प्रदेश की लगभग पूरी आबादी आदिवासी है। बिल्कुल, वहाँ SC की कोई जनसंख्या नहीं है, तो 73वें संशोधन के अनिवार्य प्रावधान को वहाँ लागू करना मतलब असंभव था। तो इस संशोधन ने अरुणाचल प्रदेश को छूट दे दी? हाँ, पंचायतों में SC के लिए आरक्षण के प्रावधान से। अब बात करते हैं एक बड़े नीतिगत फैसले की जिसका असर आज भी हमारी राजनीति पर है। 44वां संशोधन 2001। सीटों का फ्रीज होना। हाँ, लोकसभा और विधानसभा सीटों का ये एक दूरदर्शी कदम था। बिल्कुल। 70 और 80 के दशक में भारत ने जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत जोर दिया। अच्छा, तो जिन राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम हो गई। तो अगर सीटों का बंटवारा सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होता तो इन राज्यों को कम सीटें मिलती, जो एक तरह से उनके अच्छे काम की सजा होती। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया? इसी को रोकने के लिए ये तय किया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक के लिए स्थिर कर दिया जाएगा, मतलब फ्रीज। और राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन वो 1991 की जनगणना के आधार पर होगा, ऐसा तय हुआ। प्रमोशन में आरक्षण से जुड़ा एक और बड़ा जटिल सवाल था। अगर मैं आरक्षण से प्रमोट होती हूँ और मेरा सामान्य वर्ग का सहकर्मी बाद में, तो सीनियर कौन माना जाएगा? हाँ, ये एक बहुत ही विवादित प्रश्न था। इसका जवाब 85वीं संशोधन 2001 ने दिया। क्या जवाब दिया? इस संशोधन ने परिणामी वरिष्ठता यानी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के सिद्धांत को लागू किया। इसका मतलब? इसका मतलब था कि आरक्षण से पदोन्नत हुए SC/ST कर्मचारी को उस पद पर वरिष्ठता भी मिलेगी। अच्छा, भले ही सामान्य वर्ग में उनके साथ के लोग बाद में उस पद पर पहुंचे। बिल्कुल, और इसे जून 1995 से भूतलक्षी प्रभाव मतलब बैकडेट से लागू किया गया। और अब आते हैं उस संशोधन पर जिसने करोड़ों बच्चों का भविष्य बदल दिया, 86वां संशोधन 2002 का। मुझे हमेशा से इसके बारे में एक बात हैरान करती है। हम शिक्षा के अधिकार को आज एक मूलभूत बात मानते हैं, पर इसे मौलिक अधिकार बनने में 2002 तक का समय लग गया। ये भारतीय शिक्षा के इतिहास का मील का पत्थर है। इसने शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी से निकालकर हर बच्चे का हक बना दिया। और इसके तहत एक नहीं बल्कि 3 बड़े बदलाव किए गए। हाँ, पहला नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। ये सबसे बड़ा बदलाव था। और बाकी 2? दूसरा बदलाव नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में हुआ। अब राज्य का कर्तव्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रयास करना हो गया। और तीसरा? तीसरा, अनुच्छेद 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। सही कहा, ये एक संपूर्ण दृष्टिकोण था। अधिकार, राज्य का कर्तव्य और नागरिक का कर्तव्य। 84वें संशोधन जिसने सीटों को फ्रीज किया था, उसमें एक छोटा सा तकनीकी अपडेट भी आया। 87वां संशोधन 2003। हाँ, पहले निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार 1991 की जनगणना थी। उसे बदलकर 2001 की जनगणना कर दिया गया। हाँ, क्योंकि इसके आंकड़े ज्यादा ताजा थे। हालांकि सीटों की कुल संख्या 2026 तक स्थिर रखने का प्रावधान वैसा ही बना रहा। इसी दौर में एक और बड़ा बदलाव हो रहा था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में।
88वां संशोधन 2003। हाँ, ऐसा लगता है जैसे संविधान 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिला रहा था। कैसे? सर्विस सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था, पर सेवाओं पर टैक्स लगाने का कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं था। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए नया अनुच्छेद 268A जोड़कर सेवा कर यानी सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया। अब एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन की बात करते हैं जिसने एक बड़ी संस्था को दो भागों में बांट दिया। 89वां संविधान संशोधन 2003 का। पहले एससी और एसटी के लिए एक ही आयोग था। इसे अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये महसूस किया गया कि जनजातीय समुदायों की समस्याएं, उनकी संस्कृति, उनका जल, जंगल, जमीन से रिश्ता, ये सब अनुसूचित जातियों की समस्याओं से काफी अलग है। और एक ही आयोग दोनों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल। तो क्या बदलाव किया गया? इस संशोधन ने संयुक्त आयोग का विभाजन कर दिया। अनुच्छेद 338 को केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी NCSC के लिए कर दिया गया। और जनजातियों के लिए? उनके लिए एक नया अनुच्छेद 338A जोड़कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST की स्थापना की गई। ये एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। बहुत ज्यादा। 90वां संशोधन 2003 हमें फिर से एक विशेष क्षेत्र में ले जाता है, असम। हाँ, असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के गठन के बाद यह जरूरी था कि विधानसभा में सीटों का संतुलन ना बिगड़े। तो ये संशोधन उसे संतुलित करने के लिए था। हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि बोडोलैंड क्षेत्र में जनजातीय और गैर जनजातीय लोगों का प्रतिनिधित्व वैसा ही बना रहे जैसा काउंसिल बनने से पहले था, ताकि किसी भी समुदाय के राजनीतिक अधिकारों का हनन न हो। बिल्कुल। 91वां संशोधन जो 2003 में आया, इसे अक्सर राजनीतिक सफाई की दिशा में एक बड़ा कदम कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त राजनीति में ऐसी क्या गंदगी थी जिसे साफ करने के लिए संविधान बदलना पड़ा? स्थिरता की सरकारें बनती थीं और विधायकों को मंत्री पद का लालच देकर गिरा दी जाती थी। अच्छा। नतीजा होता था जंबो कैबिनेट, मतलब जरूरत से कहीं ज्यादा मंत्री। किसी राज्य में तो 100 मंत्री तक बन जाते थे। ये सरकारी खजाने था, बोझ तो था ही, लोकतंत्र का मजाक भी था। मतलब ये संशोधन सीधे इसी मंत्री पद के लालच पर हमला करने के लिए लाया गया था? बिल्कुल। इसने दो बड़े और कड़े नियम बनाए। पहला, इसने मंत्रियों की संख्या ही सीमित कर दी। तय हुआ कि केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या विधानसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15%? अच्छा। हाँ, छोटे राज्यों के लिए कम से कम 12 मंत्रियों की सीमा रखी गई। इससे सबको खुश करने के लिए मंत्री पद बांटने की जो प्रथा थी उस पर लगाम लगी। और दूसरा बड़ा नियम वो दल बदल से जुड़ा था, है ना? हाँ, और वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण था। देखिए, इससे पहले अगर किसी पार्टी के 1/3 विधायक एक साथ पार्टी छोड़ते थे तो उसे टूट मानकर उनकी सदस्यता नहीं जाती थी। 91वें संशोधन ने इस लूप होल को बंद कर दिया पूरी तरह से। हाँ, अब एक भी सदस्य अगर पार्टी छोड़ता है तो उसकी सदस्यता जाएगी। साथ ही ये भी तय हुआ कि ऐसा दल बदल करने वाला व्यक्ति दोबारा चुनाव जीतकर आने तक मंत्री नहीं बन सकता। ये राजनीतिक भ्रष्टाचार की जड़ पर सीधा प्रहार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92वां संशोधन, ये भारत की भाषाई पहचान से जुड़ा है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण। इसके माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और क्षेत्रीय भाषाएं जोड़ी गईं: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसे संशोधन की जिसने उच्च शिक्षा के दरवाजे कई लोगों के लिए खोल दिए। 93वां संशोधन। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था। इसने संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसने राज्य को, मतलब सरकार को, ये शक्ति दी कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी OBC, SC और ST के लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों में जैसे IITs, IIMs में सीटें आरक्षित कर सकें। ये इसलिए खास है क्योंकि ये प्राइवेट संस्थानों पर भी लागू हुआ, जो पहले संभव नहीं था। हाँ, यही इसका सबसे क्रांतिकारी पहलू था। हालांकि ये प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता। समझ गई। अगला संशोधन 94वां, ये तो बहुत ही विशिष्ट और प्रशासनिक जरूरत से जुड़ा लगता है। सही कहा। जब बिहार से अलग होकर झारखंड बना तो जनजातीय आबादी का जो समीकरण था वो बदल गया। तो इस संशोधन के तहत बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त करने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया
और ये जिम्मेदारी झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए लागू कर दी गई। बहुत तार्किक। फिर 95वां संशोधन, ये आरक्षण के विस्तार से जुड़ा था। हाँ, ये एक नियमित लेकिन आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया है। लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि समाप्त हो रही थी, तो इस संशोधन ने इस राजनीतिक आरक्षण को अगले 10 वर्षों यानी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया। ठीक है। और 96वां संशोधन, ये एक नाम के महत्व को दिखाता है। बिल्कुल। कभी-कभी एक छोटा सा बदलाव सांस्कृतिक पहचान के लिए बहुत बड़ा होता है। 96वां संशोधन इसका बेहतरीन उदाहरण है। 8वीं अनुसूची में ओरिया भाषा का नाम बदलकर उसके सही उच्चारण के अनुसार ओडिया कर दिया गया। ये वाकई दिलचस्प है। अब आते हैं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन पर, 97वां संशोधन। सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा देने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इसका त्रिआयामी प्रभाव, मतलब 3 स्तरों पर बदलाव। इसका उद्देश्य था सहकारी आंदोलन को मजबूत, लोकतांत्रिक और स्वायत्त बनाना। इसके लिए 3 बड़े बदलाव हुए हैं। 3 बदलाव? हाँ, पहला, अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। दूसरा, एक नया नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43(b) जोड़ा गया, जो राज्य को इन्हें बढ़ावा देने का निर्देश देता है। और तीसरा, संविधान में एक नया भाग 9 भी जुड़ दिया गया, जिसमें इनके कामकाज के नियम है। मतलब इसे हर तरफ से संवैधानिक कवच दिया गया। बिल्कुल। अच्छा, अब 98वें संशोधन की बात करते हैं। ये एक क्षेत्रीय विकास से जुड़ा था। हाँ, कर्नाटक का एक पिछड़ा इलाका है, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र। वहां के विकास के लिए संविधान में नया अनुच्छेद 371(j) जोड़ा गया। इसके तहत राज्यपाल को उस क्षेत्र के विकास के लिए और वहां के स्थानीय लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के लिए विशेष शक्तियां दी गईं। और यहाँ आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, एक ऐसा मौका जब देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ गए। मैं 99वें संशोधन और NJAC की बात कर रही हूँ। ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक अनोखा अध्याय है। दशकों से जजों की नियुक्ति की एक प्रणाली चली आ रही थी, जिसे कोलेजियम सिस्टम कहते हैं, जहां जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं। सरकार का तर्क था कि ये प्रणाली पारदर्शी नहीं है, इसमें भाई भतीजावाद के आरोप लगते हैं। इसलिए 2014 में सरकार ने 99वां संशोधन लेकर आई, जिसने कोलेजियम को हटाकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC का गठन किया। सुनने में तो ये एक अच्छा कदम लगता है पारदर्शिता के लिए। इस आयोग में कौन-कौन शामिल थे? इस आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल थे। पर यहीं पर टकराव हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। और वजह क्या दी गई? सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि NJAC में कानून मंत्री और सरकार द्वारा चुने गए लोगों की मौजूदगी न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ है, जो संविधान का मूल ढांचा है। कोर्ट ने कहा कि अगर जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल होगा, तो न्यायपालिका निडर होकर सरकार के खिलाफ फैसले कैसे दे पाएगी। और इसी तर्क से इसे रद्द कर दिया गया। हाँ, और इसी के साथ ये भारत के इतिहास का एकमात्र ऐसा संवैधानिक संशोधन बन गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दिया। क्या दिलचस्प टकराव है। चलिए अब एक ऐसे संशोधन पर आते हैं जिसने 2 देशों के बीच एक मानवीय मुद्दे को सुलझाया। 100वां संशोधन। हाँ, ये भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को लागू करने के लिए था। आप कल्पना कीजिए, दशकों से कुछ ऐसे इलाके थे जिन्हें एन्क्लेव्स कहते हैं, जो थे तो भारत के पर चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरे थे, और कुछ बांग्लादेश के थे जो भारत से घिरे थे। मतलब वहां के लोगों के लिए अपने ही देश में पहुंचना मुश्किल था। बिल्कुल। हजारों लोग एक तरह से बिना किसी देश की नागरिकता के जी रहे थे। इस संशोधन के जरिए दोनों देशों ने इन इलाकों की अदला बदली की। इससे न सिर्फ दशकों पुराना सीमा विवाद सुलझा, बल्कि वहां रहने वाले हजारों लोगों को पहली बार नागरिकता और अधिकार मिले। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार की। 101वां संशोधन, GST, एक देश एक टैक्स का ये नारा बहुत बड़ा था। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना जाता है। GST आने से पहले देश में टैक्स का एक जाल था। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, न जाने कितने तरह के टैक्स थे। GST ने इन दर्जनों अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके एक सिंगल एकीकृत टैक्स सिस्टम बनाया,
इसके लिए अनुच्छेद 246A और 279A जैसे नए प्रावधान जोड़े गए और जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। ठीक है, अब सामाजिक न्याय की तरफ वापस लौटते हैं। 102वां संशोधन, जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्ति दी। सही। SC/ST आयोगों की तरह ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जे का मतलब क्या होता है? इससे आयोग को क्या नई ताकत मिली? इसका मतलब है कि अब ये आयोग सिर्फ एक कानूनी संस्था नहीं, बल्कि एक संवैधानिक संस्था बन गया है। इसे अब शिकायतों की जांच करने के लिए दीवानी अदालत यानी सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां मिल गई हैं। आसान भाषा में कहें तो अब ये किसी को भी समन भेज सकता है, कोई भी दस्तावेज मंगवा सकता है। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। और फिर आता है 103वां संशोधन, जिसने आरक्षण की पूरी बहस में एक नया आयाम ही जोड़ दिया, आर्थिक आधार पर आरक्षण। सही कहा। अब तक आरक्षण का आधार सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन था। ये पहली बार था कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी EWS के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खास तौर पर नए खंड 15(6) और 16(6) जोड़े गए। लेकिन इसने एक बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर दिया था। क्या इसने 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं किया? ये सवाल अदालत में गया भी। सरकार का तर्क था कि 50% की सीमा मौजूदा SC, ST और OBC आरक्षण के लिए है और ये 10% आरक्षण उसके अलावा है और एक अलग वर्ग के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में इस संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। इसी से जुड़ा है 105वां संशोधन, जो राज्यों के अधिकारों को लेकर पैदा हुए एक भ्रम को दूर करने के लिए लाया गया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद स्थिति बन गई थी कि क्या राज्य अपनी खुद की OBC लिस्ट बना सकते हैं या नहीं। 105वें संशोधन ने स्थिति को साफ किया और ये स्थापित किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने और उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है। और अब बात करते हैं एक व्यवस्था के अंत की, 104वां संशोधन। जी, इसने 2 काम किए। पहला, लोकसभा और विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 साल यही 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन दूसरा काम महत्वपूर्ण था। इसने लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की दशकों पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और इस कड़ी का सबसे ताज़ा और ऐतिहासिक पड़ाव है 106वां संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जी, एक ऐसा कानून जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। इस संशोधन ने लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित करने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन इसमें एक पेच है, ये आरक्षण तुरंत लागू नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल सही। ये जानना बहुत जरूरी है। ये आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन का मतलब है जनसंख्या के हिसाब से सीटों की सीमाएं फिर से तय करना। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद होने वाले चुनावों से ये 33% महिला आरक्षण लागू होगा। तो इसमें अभी कुछ साल लगेंगे। तो हमने देखा कि कैसे ये संशोधन सिर्फ कानून के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधार और राजनीतिक संरचना को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। संक्षेप में कहें तो 103वें ने EWS आरक्षण दिया, 104वें ने SC/ST आरक्षण बढ़ाया पर एंग्लो इंडियन कोटा खत्म किया, 105वें ने राज्यों को OBC सूची की शक्ति लौटाए और 106वें ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आकर खत्म होती है, जिस पर हमारे लिसनर्स को सोचना चाहिए। एक तरफ 99वां संशोधन NJAC को न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रद्द कर देती है। दूसरी तरफ 106वां संशोधन महिला आरक्षण जैसा ऐतिहासिक कानून संसद पास तो कर देती है, लेकिन उसका लागू होना भविष्य की जनगणना और परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रियाओं पर छोड़ दिया जाता है। ये दोनों उदाहरण भारतीय लोकतंत्र में संसद की शक्ति, न्यायपालिका की भूमिका और संवैधानिक प्रक्रियाओं के बीच के जटिल संतुलन और कभी-कभी होने वाले टकराव के बारे में क्या बताते हैं। इस गहरे सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इन संशोधनों को एक नई गहराई से समझने में मदद मिली होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
हमारी अगली मास्टर क्लास में हम इन्हीं संशोधनों से जुड़े पिछले वर्षों में पूछे गए सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। उसे बिल्कुल भी मिस न करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।